हेलो। ये कॉपी निकाल लीजिए भाई, पहले लिखवा जाएगा एक चैप्टर तब पढ़ा जाएगा। कॉपी निकाल लीजिए, पहले लिखवा जाएगा तब आपका लेक्चर चलेगा। तो देखिए, आपका सचिवालय लिखवाया जा रहा था और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन निश्चित बनता है, इसमें कोई शक नहीं है आपका। और कहाँ से क्वेश्चन बना है ये लगातार आपको लिखवाते समय भी बताया जा रहा है। देखिए तो किस अंश तक लिखवाया गया था, 98 तक। देखिए लास्ट लाइन बोलिए तो क्या लिखवाया गया था लास्ट लाइन। देखिए 90 आपका 8 लिखवाया गया था कि महासचिव किनकी बैठकों में भाग ले सकता है। तो आपका प्रत्येक अंग की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन एक अंग की बैठक में भाग नहीं लेता, और वह आपका है न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऐसा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। हेडिंग डालिए अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 लिखिए, महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान, महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी भी ऐसे मामले की ओर, महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी भी ऐसे मामले की ओर आकर्षित कर सकता है, माने बता सकता है, आकर्षित कर सकता है, जिससे उसकी राय में, जिससे उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को, जिससे उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो, खतरा हो। लिखिए अनुच्छेद 100, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100। लिखिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने में, अपने कर्तव्यों का पालन करने में महासचिव तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में महासचिव तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी किसी सरकार, किसी सरकार या अन्य प्राधिकारी का अनुदेश नहीं मानेंगे, किसी सरकार या अन्य प्राधिकारी का अनुदेश नहीं मानेंगे।
केवल संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुदेश मानेंगे। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुदेश मानेंगे। अगला लिखिए अनुच्छेद 101 101 अनुच्छेद 101। ये भी पूछ सकता है बस एक क्वेश्चन की कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा। तो लिखिए कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाएगी। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाएगी, लेकिन महासभा द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार। लेकिन महासभा द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। अब एरो बनाकर अलग अलग लिखना है, यानी कि अनुच्छेद जो था प्रावधान सचिवालय का समाप्त हुआ। आपका अगला लिखिए ट्रोयका डिमांड। एरो बनाकर लिखिएगा अलग अलग भाई। ट्रोयका लिखिए ट्रोयका डिमांड या ट्रोयका मांग। एक बार क्वेश्चन आ चुका है एलएलएम में कि ट्रोयका मांग किससे संबंधित है, तो आपका जवाब रहेगा महासचिव से। और इस डिमांड को किसने किया था, तो रूस ने किया था। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आपका यहाँ बन सकता है कि ट्रोयका डिमांड क्या है, तो रूस ने ये मांग किया था कि आपका 3 महासचिव होना चाहिए, यानी कि आपका एक नहीं बल्कि कितना होना चाहिए, 3। ये रूस ने मांग किया था, लेकिन इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। लिखिए यह मांग महासचिव से संबंधित है। भाई क्वेश्चन आ चुका है ट्रोयका मांग पर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह मांग महासचिव से संबंधित है। इसकी मांग रूस ने की थी। उस समय सोवियत संघ था, अब रूस हो गया है। इसकी मांग रूस ने की थी, जिसके तहत यह मांग की गई थी कि ये मांग की गई थी कि यूएनओ में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में यानी कि हिंदी में पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 महासचिवों की नियुक्ति की जानी चाहिए। 3 महासचिवों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अगला पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डाल लीजिए उप महासचिव। यहाँ से भी एक बार यूपीजे में क्वेश्चन ये बना है कि प्रथम उप महासचिव कौन था, तो आपका लुइस प्रेचेटे। भाई नाम याद रखना, कौन था, लुइस प्रेचेटे। लिखिए इसको डिटेल में भाई बताया गया है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके उप महासचिव के बारे में
उप महासचिव के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि यूएनओ के चार्टर में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। इस पद का सृजन, ये भी क्वेश्चन आ सकता, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस पद मतलब उप महासचिव, इस पद का सृजन चौथे महासचिव कुर्त बालधाइम, चौथे महासचिव कुर्त बालधाइम द्वारा 1977 ईस्वी में, यानी कि 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में किया गया। मैंने अगर क्वेश्चन पूछे कि उप महासचिव का पद किस सन में सृजित किया गया, तो आपका जवाब रहेगा 1977। दूसरा ऑप्शन इसमें आ सकता है क्वेश्चन कि उप महासचिव का पद किस महासचिव ने सृजित किया, तो भाई याद रखिए किसने किया, कुर्त बालधाइम। ये चौथे महासचिव थे, चौथे। इसी में लिखिए आपका प्रथम उप महासचिव की नियुक्ति, प्रथम उप महासचिव की नियुक्ति सातवें महासचिव, प्रथम उप महासचिव की नियुक्ति सातवें उप महासचिव कोफी अट्टा अन्नान द्वारा, कोफी अट्टा अन्नान, कोफी अट्टा अन्नान द्वारा 12 जनवरी 1998 ईस्वी को, यानी कि 12 जनवरी 1998 ईस्वी को, 12 जनवरी 1998 ईस्वी को की गई तथा प्रथम उप सचिव लुइस प्रेचेटे, तथा ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा गया है, तथा प्रथम उप सचिव लुइस प्रेचेटे को बनाया गया। अंडरलाइन कर लीजिएगा नाम भाई, लुइस प्रेचेटे को बनाया गया। अगला लिखिए इसी में, इनका कार्यकाल महासचिव के कार्यकाल के दौरान तक होता है। इनका कार्यकाल महासचिव के कार्यकाल के दौरान तक होता है, यानी कि जब तक वह व्यक्ति जिसने नियुक्त किया है महासचिव रहेगा तब तक ये भी रहेंगे, और जैसे वो हटा ये भी अपने आप क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। लिखिए इसका मुख्य कार्य, एक लाइन कार्य दिखा देना है। इसका मुख्य कार्य महासचिव के क्रियाकलापों यानी कि कार्यों, महासचिव के कार्यों में सहायता देना है।
इनका मुख्य कार्य महासचिव के कार्यों में सहायता देना है। अब अगला हेडिंग डालिए महासचिव के कार्य। महासचिव के कार्य भाई अलग अलग हेडिंग डलवा कर लिखवाया जा रहा है, ये किसी आर्टिकल में नहीं, अलग अलग लिखवाया जा रहा है। लिखिए महासचिव के कार्य में पहला लिखिए महासचिव सुरक्षा परिषद महासचिव सुरक्षा परिषद कामा दीजिए न्यास्ता परिषद न्यास्ता परिषद कामा दीजिए महासभा महासभा तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकों में भाग ले सकता है कि बैठकों में भाग ले सकता है। इस पर आपका बताया भी गया था, भारत में भी जोड़कर पढ़ना है। और आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम अभी लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद आया था, तो कौन सा ऐसा प्राधिकारी भारत में है जो संसद का सदस्य नहीं होता, न ही मंत्री होता है, फिर भी उसे सदन में बैठने, मंत्री के कुर्सी पर बैठने, बोलने, अपने विचार प्रकट करने का हक होता है, लेकिन मतदान का हक नहीं होता। तो अगर संघ स्तर पर पूछे तो अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी, और यही क्वेश्चन अगर राज्य स्तर पर पूछे तो आर्टिकल 165 के तहत एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता को राज्य विधान मंडल में ये अधिकार प्राप्त है। तो इस बार आपका मैंने प्राधिकारी न पूछकर वह आर्टिकल पूछ लिया था एडवोकेट जनरल यानी कि राज्य का महाधिवक्ता। तो इसीलिए मैं कोरिलेट कराता हूं भाई कि आपका महान्यायवादी पूछे तो कौन सा अनुच्छेद संविधान का 76 और महाधिवक्ता पूछे तो 168। देखिए जब भी नहीं 165 भाई जब भी आप पढ़िए घर पर भी तो थोड़ा भाई आप भी प्रयास करिए कि आपका कोरिलेट, देखिए कैसे कोरिलेट करके संविधान पढ़ेंगे। जैसे कि आप राष्ट्रपति का पढ़ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति क्षमा दान करता है, तो आर्टिकल 72 तो तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि क्या राज्य के राज्यपाल को भी ये अधिकार है, तो तुरंत आपका 161 पढ़ लेंगे और दोनों में अंतर भी पढ़ लेंगे। ये मेंस में भी आपका यूपीजे में भी आ चुका है। ऐसे ही पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे ही आपने अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश या ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा, तुरंत राज्यपाल द्वारा आपका अध्यादेश पढ़ लेंगे। कौन सा अनुच्छेद में 213। राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों पर अनुमति देता है, तो राज्यपाल देता है 200 के तहत। तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो क्या अंतर भी समझ में आएगा जो इस समय वर्तमान में पूछ रहा है। ये पढ़ने का तरीका है। और आपका जैसे ही संघ की कार्यपालिका पढ़िए वैसे ही राज्य की कार्यपालिका, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पढ़िए तुरंत हाई कोर्ट और पूरा लोअर कोर्ट पढ़ लीजिए। इससे आपका चैप्टर वाइज तैयार होगा और कहीं से क्वेश्चन अगर कोरिलेट करके पूछे, घुमावदार पूछे, तो गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। अगला लिखिए कार्य भाई महासचिव के, पूरा हो गया था ना वाक्य। हाँ अगला दूसरा लिखिए कार्य।
महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों की, दूसरा कार्य लिखवाया जा रहा है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट, माने कि वर्ष भर में यूएनओ ने क्या किया। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट महासभा को प्रस्तुत करता है। ये दूसरा कार्य हुआ महासचिव का। तीसरा लिखिए, महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान, महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी ऐसे विषय की ओर, किसी ऐसे विषय की ओर आकर्षित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, जिससे उसकी राय में, जिससे उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। चौथा लिखिए कार्य आपका चौथा लिखिए, लिखिए सुरक्षा परिषद की सहमति से, सुरक्षा परिषद की सहमति से महासचिव महासभा को महासचिव महासभा को उसके प्रत्येक सत्र में, उसके प्रत्येक सत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित ऐसे मामलों की सूचना देता है, ऐसे मामलों की सूचना देता है जिस पर सुरक्षा परिषद कार्यवाही कर रही है, जिस पर सुरक्षा परिषद कार्यवाही कर रही है। अगला कार्य लिखे पांचवा, महासचिव, महासचिव संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के अनुरोध पर, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के अनुरोध पर या सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर, या सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासभा की विशेष बैठकें बुला सकता है, महासभा की
विशेष बैठकें बुला सकता है। छठवां कार्य लिखिए। छठवां, महासचिव अशांत क्षेत्रों में शांति रक्षण मिशन की तैनाती के लिए महासचिव अशांत क्षेत्रों में शांति रक्षण मिशन की तैनाती के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देने में महासभा और सुरक्षा परिषद की सहायता और सलाह दे सकता है। महापरिषद और सुरक्षा परिषद को सहायता और सलाह दे सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हेडिंग डाल लीजिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित। हेडिंग डालिए, ये कार्य में ही चल रहा है। हेडिंग डाल लीजिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित महासचिव के कार्य। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित महासचिव के कार्य लिखिए। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख लीजिए। फर्स्ट लिखिए, जब किसी न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फिर वाक्य थोड़ा सुधार लीजिए भाई उसको। जब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, किसी शब्द काट दीजिएगा। जब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई न्यायाधीश न्यायालय के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। न्यायालय के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। एक और आपका जो कल की घटना हुई है, यानी कि आपका माने यूएनओ में भारत के जो जस्टिस दलबीर भंडारी हैं, वह न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में या न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी आ सकता है कि वर्तमान समय में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन है। तो आपका जो भारत के हैं जस्टिस दलबीर भंडारी कल चुने गए हैं। तो इसको जो प्रकरण माने करंट में पढ़ाया जाता है लास्ट में, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, उसमें काम करेगा ज़्यादा। तो भाई जो लोग एलएलएम दे रहे हैं उनमें भी काम करेगा। अगला लिखिए भाई, इसमें वाक्य पूरा करिए। फिर से एक बार बोलिए तो न्यायालय, फिर से एक बार वाक्य बोलिए पूरा। हाँ, न्यायालय के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, तब अध्यक्ष माने न्यायालय के अध्यक्ष, तब अध्यक्ष इसकी सूचना महासचिव को देते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको।
तब अध्यक्ष इसकी सूचना महासचिव को देते हैं। अगला लिखिए सेकंड। लिखिए जब न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जब न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय से जब न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय से हटाया जाता है तब न्यायालय का निबंधक पोस्ट में लिख लीजिएगा रजिस्ट्रार या पंजीकरण अधिकारी। देखिए आपका जो जे में पिछली बार हिंदी में दिया था निबंधक, कई लोग भ्रम में आ गए और पढ़ते रहते हैं आपका रजिस्ट्रार। तो एक बार इंग्लिश वर्जन भी देख लेना। वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिखवा दिया हूँ ताकि कोई समस्या न आए। तब न्यायालय का निबंधक यानी कि न्यायालय का रजिस्ट्रार इसकी सूचना महासचिव को देता है। ये क्वेश्चन आया है, कौन किसको सूचित करेगा। पिछली बार ये आ चुका है क्वेश्चन। महासचिव को देगा। अगला लिखिए न्यायालय से तीसरा कार्य लिखिए। महासचिव राष्ट्रीय समूहों के राज्यों से यह अनुरोध करते हैं कि वे ऐसे व्यक्तियों का नाम जो न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हों, वे ऐसे व्यक्तियों के नाम जो न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हों अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय में भेजें। अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय में भेजें। तत्पश्चात महासचिव ऐसे व्यक्तियों के नामों का लिस्ट बनाकर यानी कि सूची तत्पश्चात महासचिव ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूची बनाकर महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों को महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों को भेजता है। महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों को भेजता है। कार्य भी हो गया। अब लिखिए अब तक के महासचिव, हेडिंग डालिए। अब यहाँ से भी एक चार्ट बना लेना। लिखिए कह करके चार्ट कैसे लिखिए लाइन बाय लाइन।
लिखिए अब तक के महासचिव यानी कि कौन कौन हुए। तो पहला क्वेश्चन आपका बना नहीं है, वह ये बन सकता है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति को अस्थाई महासचिव बनाया गया, यानी कि जब तक कि महासचिव का चुनाव न हो जाए तब तक आप महासचिव रहिए। जैसे कि आप भारत में भी देख सकते हैं, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए तब तक राष्ट्रपति भारत का किसे बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जब तक प्रथम महासचिव का चुनाव न हो जाए एक महासचिव बनाए गए, कार्यवाहक महासचिव। तो प्रथम कार्यवाहक महासचिव या प्रथम अस्थाई महासचिव कौन थे, ये क्वेश्चन कहीं बना नहीं है, हो सकता है नया बन जाए। लिखिए पहले भाई, पहले सामान्य में एक लाइन लिख लीजिए। तो प्रथम कार्यवाहक महासचिव ग्लेडविन जेब को बनाया गया। ग्लेडविन जेब, ग्लेडविन जेब को बनाया गया। ग्लेडविन जेब, ये हो सकता है नया क्वेश्चन बन जाए। अभी तक ये क्वेश्चन आपका पूछा नहीं गया है कहीं। आगे लिखिए भाई, आपका अब एक लिस्ट भी बना सकते हैं या 1 2 करके भी लिख सकते हैं भाई। लिख लीजिए, अब तक निम्नलिखित व्यक्ति महासचिव बने हैं। ये जो पहला था ये कार्यवाहक था, माने 1 साल के लिए लगभग था। अब तक निम्नलिखित महासचिव बने हैं। पहला लिखिए भाई, पहला दूसरा करके लिखना है और इसकी विशेषता भी हम इसी में लिखवाते रहेंगे। लिखिए पहला ट्रिगवेली, ट्रिगवेली। पहला लिखिए ट्रिगवेली, अस्थाई महासचिव, अस्थाई नहीं। ये पहला कौन है, खूब पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो आपका क्या जवाब रहेगा, ट्रिगवेली। लिखिए इसमें, ये नॉर्वे के थे, ये नॉर्वे के थे। ये 2 बार रहे, ये 2 बार महासचिव रहे, यानी कि 2 बार इनको चुना गया। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। ये 2 बार महासचिव रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही त्याग पत्र दे दिया। ये भी पूछा गया है, कौन सा ऐसा महासचिव है जो त्याग पत्र दिया था, तो ट्रिगवेली। कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। प्रथम कौन था, ट्रिगवेली। कार्यकाल भी लिखते रहिए भाई आपका, 1946 से 1952, यानी कि 1946 से आपका 1952 तक रहे। बीच में इस्तीफा दे दिए थे, इसलिए आपका 10 साल नहीं बल्कि कम कार्यकाल है। 5 साल से अधिक है लेकिन 10 साल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बीच में क्या दे दिए थे, इस्तीफा। दूसरा लिखिए, डाग हैमर जोल्ड। दूसरा लिखेगा डाग, कुत्ता वाला डाग, डाग हैमर, डाग हैमर जोल्ड। कभी काल क्रम मिलाने के लिए आता है कि कौन क्रम सही है, 4 नाम दे देगा तो भाई क्रम भी याद रखिएगा। लिखिए डाग हैमर जोल्ड। लिखिए यह स्वीडन के थे, यह स्वीडन के थे। ये
2 बार महासचिव रहे, ये भी 2 बार रहे, ये 2 बार महासचिव रहे तथा इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई तथा ये भी पूछा गया कि कौन सा महासचिव था जिसकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो सेकंड महासचिव, याद रखिएगा। इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इनका कार्यकाल 1953 से लेकर 1961 तक रहा, यानी कि 1953 से लेकर 1900 आपका 61, 53 से लेकर आपका कब तक, 61 तक। लिखिए तीसरा, लिखिए भाई, तीसरा भी ज्यादा यूपी में पूछा गया है। तीसरा जो महासचिव बने, तीसरे यू थाट, यहां से भी क्वेश्चन आपका बना है कई बार। लिखिए, ये बर्मा के थे भाई। बर्मा को आप लिख लीजिएगा, म्यांमार भी कहा जाता है, म्यांमार। ये बर्मा के थे, यानी कि म्यांमार बर्मा के थे। ये 2 बार रहे, यानी कि ये 2 बार, 2 कार्यकाल इनका था। ये 2 बार रहे, शॉर्टकट में लिखवाया जा रहा है, 2 बार रहे। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि, यही क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट किया है, मुख्य विशेषता। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि ये प्रथम एशियाई महासचिव थे। माने एशिया महाद्वीप से प्रथम व्यक्ति जो चुना गया महासचिव वो यू थाट थे। तो प्रथम एशियाई कौन चुना गया महासचिव, 4 नाम देगा तो क्या मार्क कराएंगे, यू थाट। कार्यकाल लिखिए, 1961 से लेकर 1961 से लेकर 1971। अगला लिखिए भाई, चौथा कुर्त बाल धाइम। चौथा लिखिए, कुर्त बाल धाइम। कुर्त बाल धाइम, लिखिए, ये ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया के थे। ये 2 बार रहे, ये 2 बार रहे। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि, इनकी मुख्य विशेषता यह है कि 1977 में, यानी कि 1977 ईस्वी में इन्होंने उप महासचिव के पद का सृजन किया। 1977 ईस्वी में इन्होंने उप महासचिव के पद का सृजन किया। इनका कार्यकाल लिख लीजिए, 1972 से लेकर 1972 से लेकर 1981, 1981। पांचवा लिखिए, जेवियर पैरेज डी
कुइयार। देखिए शब्द भी ऐसा है कि पांचवा देखिए भाई आपका जेवियर। जेवियर, जेवियर पैरेज, पैरेज, जेवियर पैरेज। डी, डी कुइयार, कुइयार पूरा नाम भाई जेवियर पैरेज डी कुइयार। लिखिए ये पेरू के थे, ये पेरू देश के थे। ये 2 बार रहे, माने ये भी 2 बार रहे हैं। ये 2 बार रहे। इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1991 तक रहा। 1982 से लेकर 1991। अगला लिखिए आपका बुतरस, बुतरस घाली। छठवां चल रहा है भाई, अब छठवां लिखिए बुतरस, बुतरस घाली। इनके बारे में भी आपका पूछा जाता है। छठवां देखिए बुतरस, बुतरस 2 बार हैं। बुतरस, बुतरस घानी, बुतरस, बुतरस घानी। लिखिए ये मिस्र के थे तथा ये 1 बार रहे हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये बना है कि कौन ऐसा महासचिव है जो केवल 1 कार्यकाल तक रहा या 1 बार रहा, तो वह जरूर याद रखें। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है बुतरस, बुतरस घाली। अगला लिखिए आपका 7वां लिखिए कॉफी अट्टा। हाँ कार्यकाल लिखवाना है ना। देखिए भाई आपका 92 से 96, 1992 से लेकर 1996 तक, 1992 से लेकर 1996 तक। अगला लिखिए 7वां लिखिए कॉफी अट्टा अन्नान। 7वां लिखिए कॉफी अट्टा अन्नान। कॉफी अट्टा अन्नान ये घाना के थे। घाना, ये घाना के थे। ये 2 बार रहे। ये 2 बार रहे। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि इनकी मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने 12 जनवरी 1998 ईस्वी को, यानी कि 12 जनवरी 1998, 12 जनवरी 1998 ईस्वी को लुइस प्रेचेटे को, अभी लिखवाया भी गया था, लुइस प्रेचेटे को प्रथम उप महासचिव नियुक्त किया था। लुइस प्रेचेटे को प्रथम उप महासचिव नियुक्त किया था। इनका कार्यकाल
इनका कार्यकाल 1997 से लेकर यानी कि 1997 से लेकर 2006 तक रहा। 1997 से लेकर 2006 तक रहा। अगला लिखिए 8वां लिखिए वान की मून। वान की मून लिखिए इनका भाई। ये दक्षिण कोरिया के थे। ये दक्षिण कोरिया के थे। ये 2 बार महासचिव रहे। 2 कार्यकाल तक 2 बार महासचिव रहे। इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2016 तक था। 2007 से लेकर 2016 तक था। अगला लिखिए 9वां लिखिए एटोनियो गुटेरेस जो वर्तमान में है। 9वां लिखिए भाई आपका एटोनियो गुटेरेस लिखिए। ये पुर्तगाल के हैं। इनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2021 तक है। इनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2021 तक है। लेकिन ये पुनः दोबारा महासचिव चुन लिए गए हैं। ये पुनः दोबारा महासचिव चुन लिए गए हैं तथा इनका दूसरा कार्यकाल 2022 से लेकर 2026 तक होगा। 5 साल गिन सकते हैं 22, 23, 24, 25, 26। 2022 जनवरी में शपथ लेंगे। 2022 से लेकर 2026 तक होगा। भाई फिर से चुन लिए गए हैं। आपका इस साल नहीं बल्कि 2022 जब शुरू होगा तो शपथ लेंगे। लेकिन आपका ये भी है कि जिंदा रहेंगे तब शपथ लेंगे। इसीलिए नहीं लिखवा के कि शपथ ले लिए। लेंगे का मतलब कि भविष्य में अब क्या होगा कौन जानता है। भाई आज का आदमी जानता है कल क्या होगा किसने देखा। यानी कि आपका देखिए इस प्रकार आपका जो सचिवालय के बारे में जितने प्रावधान थे लगभग सभी प्रावधानों को पढ़ा दिया गया, लिखवा दिया गया। अब आइए लेक्चर शुरू किया जाए। और वह अगला जो प्रमुख अंग बना है देखिए आपका फिर महासभा आपको पढ़ा दिया गया, लिखवा दिया गया। फिर आपका न्यास्ता परिषद पढ़ा दी गई, लिखवा दी गई। फिर आपका सचिवालय भी पढ़ा दिया गया है, लिखवा भी दिया गया। इसके बाद आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ाया गया है, अभी लिखवाना बाकी है, अंत में लिखवाया जाएगा आपका शनिवार को, ताकि आपका लंबा चले तो 1-2 सब्जेक्ट को बंद कर दिया जाए क्योंकि वो थोड़ा लंबा चलेगा। और आपका सामाजिक परिषद लिखवाना है,
वो भी लगभग हो ही चुका है, दो चार बातें और बतानी है, लिखवाते समय हम बता देंगे। अब लास्ट जो संस्था है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, या शॉर्टकट में एसी कहा जाता है, या सुरक्षा परिषद, यानी कि जो 6 प्रमुख अंग हैं आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसमें हम अगला अंग देख रहे हैं सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल, या शॉर्टकट में आपका एसी कहा जाता है, एससी। अब एससी से कई आपका भाई नियम निकलता है। अगर अंतरराष्ट्रीय पहले देख लिया जाए, नहीं तो लोग भ्रम में आ जाएंगे कि सर एससी एससी बता रहे हैं। मान लीजिए मुंह से निकल ही गया एससी हमने कह दिया, इसका कई व्यू हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ही हुआ कि सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। अगर भारत के न्यायालय में पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट हुआ, यानी कि उच्चतम न्यायालय। और अगर जात बिरादरी इत्यादि पर हम बता रहे हैं तो इसका मतलब हुआ अनुसूचित अनुसूचित आपका जाति, जनजात न कह दीजिएगा, अनुसूचित जाति। तो हम यहाँ आपका देखिए जो आपका पढ़ाया जा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाया जा रहा है। और सुरक्षा परिषद आपका अति महत्वपूर्ण अंग है। और पिछली बार कौन सा क्वेश्चन बना था वो भी हमें देखना है, और आगे कौन सा क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए आपका कैसे कैसे भाई क्वेश्चन बना है, पहले सामान्य बातें देखी जाए और तब आपका एक एक छोटी छोटी बातें पहले समझिए। न तो इसको लिखते रहे, दो दो लाइन में बताना भी है। सही यही रहेगा कि साथ में लिखवाते चला जाए ताकि आपका बोझ थोड़ा कम रहे। देखिए आपका सुरक्षा परिषद पर जो अभी लिखिए ना, हम बताएंगे कब से लिखना है। सुरक्षा परिषद के बारे में जो क्वेश्चन का मॉडल बनता है, पहले 10 मॉडल समझिए जो बनता है। पहले तो ये बन जाता है कि सुरक्षा परिषद का प्रावधान किस चैप्टर में दिया गया है और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक, हम बताएंगे अभी। इसके बाद सुरक्षा परिषद की मूल सदस्य संख्या कितनी है, कितनी थी, वो पूछा जाता है। वर्तमान में कितनी है, कब संख्या बढ़ाई गई, और उत्तराखंड ने तो इन्फोर्समेंट डेट पूछ लिया है कि कब ये संख्या बढ़ी हुई लागू हुई। फिर आपका कितने प्रकार के मेंबर होते हैं, 2 प्रकार के, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। तो उसमें भी झाम फंसाता है कि कौन अस्थाई सदस्य सुरक्षा परिषद का नहीं है। सुरक्षा परिषद को ही विश्व कार्यपालिका कहते हैं। और ये जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फैसला देता है, जजमेंट देता है, उसके प्रवर्तन की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। ये आपका पिछली बार क्वेश्चन आया था यूपीजे में कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को कौन लागू कराती है। तो महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायालय स्वयं कराता है। इनमें से कोई नहीं तो क्या मार कराएंगे, सुरक्षा परिषद। इसे विश्व कार्यपालिका भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को, सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थाई सदस्य हैं उनको डबल वीटो का पावर है। डबल वीटो जब भी पढ़िए तो भारत से भी जोड़ना है। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद आपका 200 और अनुच्छेद 201, 3 जगह से भारत में भी वीटो का मतलब नकारात्मक मत। तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक मत या वीटो का प्रयोग, निषेधाधिकार का प्रयोग किसने किया है,
ये भी क्वेश्चन आ चुका है, रूस ने किया है। फिर आपका पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? तो ये कई बार बताया गया है, सुरक्षा परिषद की है। आर्टिकल भी पूछा गया है, अब शुरू ही होगा आर्टिकल 24 में। फिर आपका क्वेश्चन बना है कि किस अनुच्छेद में संशोधन करके सुरक्षा परिषद की संख्या को बढ़ाया गया था? तो वह आर्टिकल आपका 23 होगा और वीटो या मतदान के लिए आपका 27। तो थोड़ा समय लगता है भाई आपका, हो सकता है आज सुरक्षा परिषद आपका तो संभव नहीं समाप्त होना, क्योंकि जब भी आप सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे तो सुरक्षा परिषद में आपका अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, 3 अध्यायों को इसी के साथ पढ़ना है। पढ़ते समय थोड़ा बहुत सतर्क ये रहना है कि जो सुरक्षा परिषद का हम कार्य बताएंगे आपको तुरंत वहीं भारत में हम कोरिलेट करके भी बताएंगे और भारत में लिखवा भी देंगे कि और भारत के किस अनुच्छेद में या सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी इत्यादि में कहाँ कहाँ वह प्रावधान समाहित हैं। फिर जो हीटेड क्वेश्चन बनता है वह 3-4 बनते हैं, लगभग लगातार एक आ जाएगा। पहला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन याद रखिएगा कम से कम शुरुआती दौर में, कि किस अनुच्छेद में संशोधन करके सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाई गई? तो 23, ये शुरुआती दौर में ही मैं बता रहा हूँ। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? सिक्योरिटी काउंसिल की। और किस आर्टिकल में? तो आपका जवाब रहेगा वह आर्टिकल है 24। फिर आपका वीटो का प्रयोग, वीटो या नकार मत का प्रयोग किस अनुच्छेद में? 27। और सहायक अंग की स्थापना 29। फिर आपका पूछा जाता है अनुशासनिक कार्यवाही, तो शांत प्रिय तरीके से विवाद को निपटाइए अध्याय 6 में। और आपका बल का प्रयोग करके निपटाइए अध्याय 7 में। तो जो मुख्य रूप से अध्याय 7 में आर्टिकल हैं कि बल का प्रयोग यानी कि अब सेना द्वारा आपका सैन्य कार्यवाही कर दी जाए, जैसे कि आपका इराक के विरुद्ध हुआ, आपका तालिबान के विरुद्ध हुआ था, अब फिर 20 साल बीत गए तो फिर वापस आ गया। यानी कि 20 साल तक जो जिन बोतल में क्या था, बंद था, वह खुल जा सिम सिम, तो क्या हुआ, खुल गया और फिर से लोगों के अधिकारों का दमन होने लगा। लोग घास, आपका जैसे जानवर काटे जाते हैं, घास काटे जाती हैं, वैसे ही अब व्यक्तियों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। न कोई रूल और न कोई नियम। यानी कि जो आतंकवादी थे, जो जेल में थे, अब जेल के पहरेदार बन गए हैं। यानी कि जो चोर था अब दरोगा बन गया। तो आप बताइए क्या करेगा? जो चोर था वह क्या बन गया? दरोगा बन गया। इस पर 1-2 उदाहरण देख लें भाई, क्योंकि पीछे वाले मायूस हो गए हैं लगातार पढ़ते पढ़ते। देखिए आपका 2-3 उदाहरण हम बताते हैं, तब आपका सुरक्षा पर 1-2 और 2-3 उदाहरण बताते हैं, 2 उदाहरण कम से कम, तब सुरक्षा परिषद शुरू किया जाए। क्योंकि भाई वो भी है ना, पहला क्लास लंबा चल रहा है ज़्यादा, इसलिए चल रहा है कि भाई अब यूपीजे की वैकेंसी अगले माह हर हाल में आ जाएगी। और आपका प्रयास ये किया जाए कि इधर जितना अधिक से अधिक निकल जाएगा तो हमारे पर भी दबाव कुछ कम रहेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट बचे हैं। आपका अगले माह माने 27 से तो लग ही जाएगा आपका। हम भी चाह रहे हैं कि थोड़ा समय बढ़ाकर जल्दी समाप्त किया जाए, ताकि जिनको इस बार देना हो या एलएलएम देना हो तो उनको भी कुछ लाभ हो जाए, क्योंकि एलएलएम में भी काफ़ी काम करता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए आपका
दो तीन उदाहरण आपको देखना है। एक लालू यादव जी का देखना है, दूसरा चिदम्बरम साहब का, और तीसरा जो बाबा अभी आत्महत्या किए हैं, मैंने कथित आपका आत्महत्या है कि नहीं वो हमें नहीं पता है, लेकिन अब तक तो यही लग रहा है कि आत्महत्या किए हैं, इनका देखना है। तो आपका पहला आपका लालू यादव जी का। लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो आपका कह सकते हैं कि झारखंड के रांची में, उस समय बिहार में ही था, एक जेल का उद्घाटन किए थे और जाकर फीता उता बेकायदे काटे थे। और किस्मत खराब निकली कि जब सजा हुई तो उसी जेल में क्या हुए, चले गए। यानी कि जिस जेल का उद्घाटन किए उसी जेल में बेचारे सजा भुगते। दूसरा चिदम्बरम, वो भी आपका ईडी और तमाम बिल्डिंगों का उद्घाटन किए और जब पकड़े गए तो उसी में कुछ दिन रहे। उसी प्रकार आपका कह सकते हैं कि बाबा का हाल है। जो बाबा आत्महत्या किए हैं, अब इन पर भी आरोप था कि इन्होंने अपने गुरु को मारकर और अरबों की संपत्ति हथियाई थी। वो अलग बात है कि साबित न हो पाए। इन पर आरोप था कि इन्होंने भी अपने गुरु की क्या करा दी थी, गुप्त रूप से मर्डर करा दिया था और अरबों खरबों की संपत्ति हथिया ली थी। और उसके बाद आपका ये सही बात है कि मठ की जो संपत्ति है वह मठाधीश जो होता है एक ट्रस्टी होता है, न्यासी होता है। यानी कि उसका कार्य है कि मठ की संपत्ति को संरक्षित रखे। लेकिन इतना अरबों की संपत्ति है, खरबों अरबों की, और इसके बाद से अभी बीच में ही आप देखेंगे कि ये इसी मठ की तमाम विवाद उत्पन्न हुए और आपका तमाम जमीनें आपका नेता परिता खरीद लिए। अब दबाव देकर खरीदे कि कैसे खरीदे, कुछ चेले चपाटी खरीद लिए, चेले चपाटी उसमें से पैसा बटोर लिए, करोड़ों का बन गया। तो भाई पूछताछ जारी है। चेले चपाटी जो गनर था वो भी करोड़ों का बिल्डिंग बना लिया, कहाँ से पैसा आ गया भाई, उतना पैसा कहाँ से आया। और एक नेता थे आपका महेश नारायण सिंह, वो भी जमीन बाबा को धमका कर खरीद लिया, अभी मुकदमा चल ही रहा है। तो आपका आधा ज़मीन तो वो खरीद लिए और उसके बाद से वो एक्सपायर भी 1 साल में कर गए। यानी कि बाघम्बरी जो मठ है उसकी ज़मीन पर जो भी हाथ लगाया वो जिंदा नहीं बचा, ये रिकॉर्ड रहा है। और वहाँ का जो मोहल्ला बसा है नया, माने मठ की ज़मीन पर ही, उसमें भी एकदम निरस्ता रहती है, कुछ न कुछ होता रहता है। तो भाई आपका वो अलग बात है कि क्या हो, माने क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ न कुछ घटनाएं निश्चित तौर पे होती रहती हैं। अब बाबा ने जो किया चेले ने कर दिया। भाई चेला यही कहा कि हे बाबा, हमें आप क्या करिए, हमें गद्दी दे दीजिए। अब आप बूढ़े हो गए हैं, गद्दी से हटिए, और नहीं तो ये जो आप लड़कियों के साथ आपका वीडियो है ये हम क्या करेंगे, वायरल। तो अगर बाबा को इतना ही लगता था कि हम सही हैं तो वायरल होने देते और चेले के खिलाफ साइबर एक्ट और आईपीसी के तहत मुकदमा कराकर कहाँ भेजते, जेल। आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी। तो हम तो जाएंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे। तो भाई बाबा तो गए ही, चेले को भी कहाँ भेजवा दिए, जेल। तो ये सब भाई सामाजिक बातें, किसी को बुरा न लगे। जो लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ये जो सच्चाई थी वो बताई गई। और जो आपका अंधभक्त रहते हैं वे कभी सच्चाई बताते नहीं। लेकिन हमें किसी से न डर है न भय है, जो सत्य बात रहेगी बोला जाएगा। ये हमें संविधान आज़ादी देता है, आर्टिकल 19 1A देता है कि आप सत्य बोलिए। अगर कोई बोलने पर रोक लगाए तो आप हाई कोर्ट और कहाँ जाइए। यह रिपब्लिक टीवी वाला खूब उल्टा सीधा बोलता है लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, हमेशा से जाकर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांग ले रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इनको बोलने की आज़ादी है, अगर उल्टा बोले हैं तो आप मुकदमा करिए, हम बोलने पर थोड़े रोक लगा सकते हैं। तो आइए सुरक्षा परिषद बाप का देखा जाए भाई।
सुरक्षा परिषद के बारे में लिखिए। लिखिए सुरक्षा परिषद का प्रावधान, लिखते रहिए ताकि अब 15-20 मिनट बचा है भाई, कुछ तो हो जाए। सुरक्षा परिषद के बारे में प्रावधान लिखिए। अध्याय 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 32 तक, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। अनुच्छेद 7 के क्लाज 1 के अनुसार, यहाँ से शुरुआत करिएगा। अनुच्छेद 7 का क्लाज 1 लिखिए। अनुच्छेद 7 के क्लाज 1 के अनुसार सुरक्षा परिषद यूएनओ का प्रमुख अंग होगा। माने 6 जो प्रमुख अंग हैं ये भी प्रमुख अंग है, उसी में प्रमुख अंग होगा। एरो बनाकर लिखते रहेगा भाई पैराग्राफ चेंज करके। इसे विश्व कार्यपालिका कहा जाता है। इसे विश्व कार्यपालिका कहा जाता है। एरो बनाकर लिखिए। सुरक्षा परिषद ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को प्रवर्तित कराती है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को नहीं, आवाज चेक करना है। हेलो, तेज आ रहे हैं कि धीरे? पढ़िए, 15 मिनट बचा है। देखिए भाई, आपका ये प्रवर्तित कराती हैं। प्रवर्तित को दूसरी भाषा में भी लिख कर देता है। प्रवर्तित को जो दे देगा इनफोर्स या निष्पादन, उसको लिख लीजिए भाई। जो लोग न जानते हो लिख लें। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों का निष्पादन कौन कराता है? तो सुरक्षा परिषद। तो प्रवर्तित को अगली भाषा में निष्पादन भी कहते हैं। इसी को एग्जीक्यूशन भी कहते हैं। एग्जीक्यूट कौन कराती है? सुरक्षा परिषद। इसी को उर्दू में इजरा कहते हैं। उसको लिख लीजिए, इजरा। ई मुजरा ना लिख लीजिएगा क्योंकि कई लोग इजरा और मुजरा में जमीन आसमान का अंतर है। तो मुजरा बताया जाएगा आपका किसी दिन जब आएगा तब। अभी इजरा लिखना है। इजरा या प्रवर्तन लिखवा ही दिया गया। लागू कराना, लागू कौन कराती है? तो आपका सुरक्षा परिषद। लिखिए अगला भाई। सुरक्षा परिषद की मूल सदस्य संख्या, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जाकर भाई एक बार देखिए बात से। सुरक्षा परिषद की मूल सदस्य संख्या 11 थी, 11 अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब देखिए, जितनी संस्था आप लोग पढ़े हैं, मूल सदस्य संख्या एक बार दिमाग में बैठ जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल सदस्य संख्या कितनी थी? 51। वर्तमान में कितनी है? 193। और वहीं महासभा का भी रहेगी तो पूछ ले कि महासभा की मूल सदस्य संख्या कितनी थी? 51। और वर्तमान में कितनी है? 193। अब आइए आपका
आर्थिक सामाजिक परिषद बताया गया था, भले अभी लिखवाया न गया हो। तो आर्थिक सामाजिक परिषद की मूल सदस्य संख्या कितनी थी? कल ही बताया गया 18। और कितनी बार संशोधन करके बढ़ाई गई? 2 बार। 18 से कितनी की गई? 27। और 27 से 54। फिर अनुच्छेद पूछा है, किस अनुच्छेद में संशोधन करके बढ़ाई गई? 61। किस अनुच्छेद में? 61। अब आपका यानी कि महासभा हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, आपका आर्थिक सामाजिक परिषद की संख्या बढ़ गई, लेकिन एक की संख्या नहीं बढ़ी है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कितने जज हैं? 15। कितना कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं? 9। और आपका 9 वर्ष के लिए, याद रखिए भाई। और प्रत्येक 3 वर्ष में 5 जज रिटायर होते हैं और 5 नए चुने जाते हैं। लिखिए, अगला लिखिए भाई इसमें। तो सुरक्षा परिषद की मूल सदस्य संख्या हो गया, कितनी थी? 11। लिखिए, सुरक्षा परिषद की वर्तमान में सदस्य संख्या, लेक्चर कल दिया जाएगा, आज लिख लीजिए, क्योंकि भाई लास्ट में थोड़ा लेक्चर उतना फ्लो में नहीं चल पाता, शुरुआती दौर में अच्छा चलता है। लिखिए, आपका वर्तमान में सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 है, 15। लिखिए इसमें अगला, अनुच्छेद 23 में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अनुच्छेद 23 में संशोधन करके सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाई गई। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, आप याद रखिएगा किस आर्टिकल में? आपका 23। लिखिए, यह संशोधन 17 दिसंबर 1963 को किया गया। उत्तराखंड में एक बार डेट पूछी गई है, 17 दिसंबर 1963 को किया गया, ये डेट अंडरलाइन कर लीजिएगा। तथा यह संशोधन 31 अगस्त 1965 को लागू किया गया। 31 अगस्त 1965। इकतीस अगस्त 1965 को लागू किया गया। तो उत्तराखंड ने जो क्वेश्चन बनाया है कि संशोधन कब किया गया, तो 23 डेट वाइज याद रखना है, 23 दिसंबर 1963। और कब इसे इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया, तो लागू 1-2 साल बाद किया गया, 31 अगस्त 1965। अगला लिखिए, इसी में एक बार जो एलएलएम में क्वेश्चन बना है वह ये बना है कि जब जब सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाई गई, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश थे, यानी कि कितने देश मेंबर थे? तो वह आपका था 113, यानी कि 113। लिखिए, जब सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाई गई, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 113 राज्य थे। 113 गलत ना हो, ये पूछा जा चुका है, 113। अगला लिखिए, सुरक्षा परिषद में 10 सदस्य अस्थायी,
सुरक्षा परिषद में 10 सदस्य अस्थायी तथा 5 सदस्य अस्थायी होते हैं तथा 5 सदस्य अस्थायी परपीचुअल शाश्वत होते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अस्थायी सदस्यों का चुनाव, अभी सामान्य बातें चल रही हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। यानी कि कौन करता है, तो याद रखिएगा कौन करती है, महासभा। इनका निर्वाचन, समय पूछा जाता है भाई, इनका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए किया जाता है। इनका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए किया जाता है। माने कि अस्थायी सदस्य कितने दिन तक रहेंगे, 2 साल। इन्हें पदमुक्त होने पर, इन्हें पदमुक्त होने पर तुरंत पुनः निर्वाचित नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत पूछा गया है। इन्हें पदमुक्त होने पर तुरंत पुनः निर्वाचित नहीं किया जाएगा। यानी कि कम से कम 1 साल अब क्या करना पड़ेगा, इंतजार। तुरंत दूसरा कार्यकाल के लिए नहीं। जो 10 मेंबर हैं अस्थायी, तुरंत पुनः निर्वाचित नहीं किया जाएगा। अगला लिखिए, प्रत्येक वर्ष 5 अस्थायी सदस्य, प्रत्येक वर्ष 5 अस्थायी सदस्य पदमुक्त होते हैं। और उनकी जगह नए 5 सदस्य चुने जाते हैं। और उनकी जगह माने उनके स्थान पर नए 5 सदस्य चुने जाते हैं। अगला लिखिए, सुरक्षा परिषद की प्रथम बैठक, एरो बनाकर लिखते रहे। सुरक्षा परिषद की प्रथम बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई। यानी कि 17 जनवरी 1946 को हुई। अंडरलाइन कर लीजिएगा, यूपीजे में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। 17 जनवरी 1946 को हुई। अगला लिखिए, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला लिखिए, सुरक्षा परिषद प्रत्येक माह, 1 माह के लिए, सुरक्षा परिषद प्रत्येक माह अपने सदस्यों में से किसी एक को अकारादिक्रम में, अकारादिक्रम मने अल्फाबेटिकल ना है तो लिख लीजिए, हिंदी में कहा जाता है। हिंदी में कई लोग सुने ही नहीं होंगे। आपका अकारादिक्रम, अकारादिक्रम मने अल्फाबेटिकल, यानी कि ABC, अल्फाबेटिकल क्रम में तथा चक्रीय पद्धति द्वारा, रोटेशन सिस्टम द्वारा, चक्रीय पद्धति रोटेशन सिस्टम कहा जाता है, द्वारा
अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। देखिए लास्ट में एक दो लाइन और आपका लिखिए ना, बंद करिए, बता जाए। जो डबल वीटो होता है वही आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठाइए, ताकि कल डिटेल में चले तो कोई समस्या न आए। डबल वीटो का अधिकार केवल और केवल किसको प्राप्त है? 5 अस्थाई सदस्यों को। बताया जाएगा, अभी नाम कल बताया जाएगा। डबल वीटो कैसे आपका किया जाता है, एक क्रम बना लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत आसान है। देखिए आपका दो प्रकार के मामले होते हैं सुरक्षा परिषद में। एक प्रोसीजरल, प्रक्रियात्मक, एक प्रक्रियात्मक होता है, प्रोसीजरल होता है, और दूसरा अन्य मामले। अन्य मैटर का मतलब ये हुआ, अन्य मामले, तो जब अन्य मामले मतलब प्रक्रियात्मक से भिन्न मामले, तो इसको हम कहते हैं नॉन प्रोसीजरल मैटर, यानी कि हम दूसरी भाषा में इसको क्या कह सकते हैं? गैर प्रक्रियात्मक मामला। यानी कि भाई प्रक्रियात्मक मामला, प्रोसीजरल मैटर या प्रोसीजरल विषय, और एक आपका अन्य विषय यानी कि गैर प्रक्रियात्मक मामला। देखिए कौन सा मामला प्रक्रियात्मक है और कौन सा गैर प्रक्रियात्मक है, इसका निर्धारण न्यायालय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अब दोनों में अंतर ये है कि कुल 15 मेंबर हैं। अगर वह मामला प्रोसीजरल निकला तो कोई भी अगर 9 मेंबर फेवर में मत दे दे तो वह प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो किस मामले में आपका किसी भी 9 सदस्यों का सकारात्मक मत होने पर वह प्रपोजल पास हो जाएगा? तो आपका क्या जवाब रहेगा? प्रक्रियात्मक। यानी कि कौन सा मामला? प्रोसीजरल। अब देखिए यहीं वीटो का प्रयोग होगा, पहला नकारात्मक। जैसे ही सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष यह घोषित करता है कि यह प्रक्रियात्मक मामला है, यानी कि अभी हमने बताया प्रक्रियात्मक यानी कि पांचों भले अस्थाई न दें उठ, अगर कोई 9 दे दे तो वह प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पास। तो जो 5 अस्थाई सदस्य हैं ये अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देंगे और कहेंगे कि नहीं, ये प्रक्रियात्मक नहीं है, हम पहला नकारात्मक मत देते हैं। तो जैसे ही 5 अस्थाई सदस्यों में से कोई भी एक निगेटिव मत दे दिया, नका अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दे दिया, तो तुरंत वह मामला आपका प्रक्रियात्मक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैर प्रक्रियात्मक। और गैर प्रक्रियात्मक मामले में जब पास होगा प्रस्ताव तो 9 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, और 9 में अब 5 अस्थाई सदस्यों का सकारात्मक मत भी अनिवार्य होगा। अब फिर गैर प्रक्रियात्मक हो गया तो फिर पास होने लगा, तो जो 5 अस्थाई सदस्य हैं फिर आपका वीटो का प्रयोग कर दिए, तो यानी कि नकारात्मक मत। तो कितनी बार नकारात्मक मत दिए हैं लोग? 2 बार। पहला क्यों दिए हैं? ताकि प्रक्रियात्मक मामले से किस में कन्वर्ट कराया जाए? गैर प्रक्रियात्मक। और दूसरा क्यों दिए हैं कि ये मामला सुरक्षा परिषद में पास होने से हम क्या करें? रोक दें। और सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किसने किया है? तो आपका याद रखिए किसने किया है? रूस ने। ये जो हम पद्धति बता रहे हैं डिटेल में कल हम बताएंगे, लेक्चर ही चलेगा शुरुआती दौर में। और आपका आर्टिकल 27, तो आप भी प्रयास करिए कि एक बार जब घर से पढ़ कर आएंगे तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आप भी पूछ सकते हैं। तो एक बार भाई पढ़ कर आइए घर से, क्योंकि थोड़ा बहुत टेक्निकल मामले आएंगे
और आपका 40-50 अनुच्छेद जो बचे हैं ये सुरक्षा परिषद में ही कवर होंगे। लगभग आपका 40-50 अनुच्छेद को रिलेट करके पढ़ना है। तो भाई रेस्ट ले लीजिए, 20 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आपका एविडेंस चलेगा। यानी कि आपका 20 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई। हेलो।